ये बच्चा आखिर कितनी उम्र का था, फिर भी वो इतनी भारी 1000 बार परिष्कृत टंगस्टन हथौड़ों का उपयोग कैसे कर पा रहा था। ज्ञात था कि कुछ द्वितीय रैंक के लोहार एक 40 किलोग्राम के हथौड़े को भी नहीं चला पाते थे, जबकि ये बच्चा 40-40 किलोग्राम वजन वाले 2 हथौड़े चला रहा था। फोजिंग के लिए शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति और तकनीक आवश्यक होती है। शक्ति आधार होती है जो हथौड़े की प्रहार क्षमता बढ़ाती है, हालांकि शक्ति जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। बिना कुछ सोचे टांग वुलन के हाथ फिर से गतिमान हो चुके थे, अगले प्रहार के लिए तैयार। उसके दोनों हथौड़े नीचे गिरे। हैवी सिल्वर से मिले फीडबैक से टांग वुलन समझ सकता था कि ये धातु पहले वाले के बहुत समान थी। इसकी आंतरिक नसों की बनावट भी लगभग वैसी ही थी। ये परिचित एहसास उसके पूरे मन में भर गया और उसके दोनों हथौड़े बारिश की तेज फुहारों की तरह धातु पर गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हथौड़ों की आवाज तीव्र और लयबद्ध थी, जो एक असाधारण सुंदरता का एहसास दे रही थी। ईस्ट सी सिटी आने के बाद उसे हर चीज अजीब और अनजान लगी थी। इससे वो दबाव और घबराहट महसूस कर रहा था। आखिरकार वो अभी सिर्फ 9 साल का बच्चा था। एकेडमी पहुंचने पर उसे उत्पीड़न झेलना पड़ा और बाद में इसके लिए उसे दंड भी मिला। इससे उसे लग रहा था जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। लेकिन अब उसके सामने परिचित हैवी सिल्वर पड़ा था और फौजिंग की परिचित लय उसके कानों में थी। इससे उसे घर जैसा महसूस हुआ। उसकी नज़र हैवी सिल्वर पर केंद्रित थी और उसके कान लगातार फड़फड़ा रहे थे, प्रहारों से मिलने वाले फीडबैक को ध्यान से सुनते हुए। उसके हथौड़ों की लगातार चोट से धातु बदलने लगी और यदि कोई ध्यान से सुनता तो पाता कि समय के साथ हथौड़ों की आवाज़ और भी मोहक होती जा रही है। नापतौल अधिकारी और सेन यूए के चेहरे गंभीर हो गए। इस समय टांग वुलन पूरी तरह ध्यानमग्न था। उसकी एकाग्रता 20-30 साल के अनुभवी लोहारों से भी कहीं ज्यादा थी। एक प्रतिभा, ये बच्चा एक जन्मजात प्रतिभा है। दोनों के मन में एक साथ यही विचारोदित हुआ। सेन यूए को तो हैवी सिल्वर को देखे बिना ही पता चल गया था कि उसकी शुद्धिकरण क्षमता कितनी उच्च स्तर की होगी। हैवी सिल्वर का शुद्धिकरण द्वितीय रैंक लोहारों का मानक था, क्योंकि ये धातु अत्यंत घनी होने के कारण बेहद कठिन थी। इसे पूरी तरह शुद्ध करना आसान नहीं था। जब टांग वुलन ने इसे चुना था तो सर्वेक्षक को लगा था कि वो अपनी क्षमता को अधिक आंक रहा है, लेकिन अभी जो उन्होंने देखा उससे दोनों प्रभावित थे। हाँ, ये एक प्रदर्शन था। जब टांग वुलन ने प्रहार कर हैवी सिल्वर से वो मधुर ध्वनि निकाली, उसी क्षण उसने प्रथम रैंक लोहार की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बाकी तो बस एक प्रदर्शन था, लेकिन ये प्रदर्शन किस स्तर तक पहुंचेगा, यही प्रश्न उनके मन में था। फोजिंग में पूरी तरह डूबे हुए टांग वुलन के हाथों में वो 1000 बार परिष्कृत टंगस्टन हथौड़े ऐसे थे जैसे वे सिर्फ तिनके हों। जैसे जैसे वो धातु से जुड़ता गया उसकी गति बढ़ती गई। कुछ ही देर में उसके हथौड़ों की केवल झिलमिलाती परछाइयां दिखाई देती थीं। लगातार पड़ती चोटों की आवाज पारे के प्रवाह जैसी लग रही थी। निकट के सभी लोहार ध्यान से सुन रहे थे और सभी के चेहरे गंभीर थे। वो डायमाज येच क्राफ्ट्समैन की शक्ति को महसूस कर सकते थे। आवाज लयबद्ध थी, हर प्रहार सटीक था। अतिरिक्त क्षमता की जरा भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। वो मिट्टी के साथ पूरी तरह समर्पित था। ये था फोजिंग का अंतिम लक्ष्य, हाथ और दिल का संयोग। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की तीसरी मंजिल। लिफ्ट का दरवाजा खुला और 2 लोग बाहर निकले। उनमें से एक लगभग 40 साल का गरिमामय पुरुष था, जिसने चांदी धूसर रंग के कपड़े पहने थे। उसकी छाती पर एक बैज लगा था। किसी की भी नज़र सबसे पहले उसी बैज पर जाती। वो गोल्डन था, जिस पर उभरा हुआ हथौड़ा बना था। उसके ऊपर 8 काले सितारे थे। ये 8 सितारे इस बात का प्रतीक थे कि वो अपने कौशल में 8वें स्तर का कारीगर था, और गोल्डन हथौड़ा दर्शाता था कि वो एक लोहार था। 8वीं रैंक का लोहार, एक 8 तारा संत कारीगर। पूरे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में केवल एक ही था जो इस स्तर का था। उसके बगल में एक 13-14 साल की लड़की थी। वो लंबी, बेहद सुंदर, बड़ी चमकीली आंखों वाली थी। उसके सुनहरे बालों को पोनीटेल में बांधा गया था। उसकी तंग पोशाक उसे बेहद चुस्त और फुर्तीला दिखा रही थी। जैसे ही वो पहुंचे, फ्रंट डेस्क के कर्मचारी तुरंत खड़े हो गए। प्रेसिडेंट, मध्यम उम्र के व्यक्ति ने हल्का सा सिर हिलाकर बोला, आराम से, मैं बस मू शी को दूसरी रैंक की परीक्षा देने लाया हूं। मैं सर्वेक्षक से बात करना चाहता हूं। जी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें प्रेसिडेंट। मू शी पहले से ही दूसरी रैंक की परीक्षा दे रही हैं। वो वास्तव में लोहारों की दुनिया की एक वास्तविक प्रतिभा है। मू शी के चेहरे पर ऐसी प्रशंसा सुनकर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने केवल हल्का सा सिर हिलाया।
उसे प्रतिभा कहलाना पसंद नहीं था। आज वो जहां थी वो उसकी मेहनत का परिणाम था, प्रतिभा का नहीं। उसका लक्ष्य था अपने पिता को पार करते हुए 9वीं रैंक दिव्य कारीगर बनना। पूरे डोलियो महाद्वीप में केवल 3 9 तारा दिव्य कारीगर थे। अरे, ये कैसी आवाज है? मुंह चैन ने भौहें उठाईं। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक उभरी। बगल में खड़ी मोशी ने भी कानों को थोड़ा झुकाकर ध्यान से सुना। उसे तुरंत वो मधुर फिर भी तीव्र प्रहारों की लड़ी सुनाई दी। चाहे प्रहारों की लय हो या आवृत्ति, ये आवाज बेहद सुंदर थी। इसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता था। मुंह चैन ने कर्मचारी से पूछा, क्या कोई 4थी रैंक की परीक्षा देने आया है? कर्मचारी हक्का बक्का रह गया। नहीं। मुंह चैन ने कुछ समय सोचा, फिर मूशी की ओर मुड़े और बोले, तुम जाकर परीक्षा की तैयारी करो, मैं जरा देखता हूँ। जी। मूशी भी उत्सुक थी, लेकिन ये परीक्षा का समय था, इसलिए वो चल पड़ी। उससे अलग होने के बाद मुंह चैन प्रहारों की आवाज का अनुसरण करते हुए कमरा नंबर 3 तक पहुंचे। इस कमरे में बेहतरीन साउंड प्रूफिंग थी, फिर भी आवाज बाहर आ रही थी। ऐसी ध्वनि केवल किसी दुर्लभ उच्च घनत्व वाली धातु के फोजिंग से ही आ सकती है, और हर प्रहार सटीक था, जिससे कोई अतिरिक्त शोर नहीं बन रहा था। इसका मतलब लोहार 1000 बार परिष्कृत हथौड़ों का उपयोग कर रहा था। लोहारों की रैंकिंग बेहद कठोर थी और हर रैंक उनकी उपलब्धियों से जुड़ी थी। इस तरह का फोजिंग केवल एक ग्रैंड मास्टर ही कर सकता है, और मुंह चैन नतीजा को सुनकर ही समझ गए कि ये लोहार मेटल के साथ पूर्ण सामंजस्य की अवस्था में था। हार्मोनाइजिंग वह अवस्था थी जब एक लोहार उस धातु के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है जिस पर वह काम कर रहा होता है, जब तक कि वह दोनों के बीच एक तरह का संलयन न बना ले। इसी अवस्था में एक उत्कृष्ट उत्पाद बनने की संभावना सबसे अधिक होती थी। प्रत्येक फोर्जिंग में लोहार की भावनाएं और उसके आदर्श समाहित होते हैं। मुंह चैन फोर्जिंग कक्ष में नहीं गए, यहाँ तक कि अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो नहीं जा सकते थे। किसी लोहार की रैंकिंग परीक्षा के दौरान किसी को भी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने से लोहार का ध्यान भंग हो सकता था, जिससे वह असफल भी हो सकता था या उसके मन में एक स्थायी छाया पड़ सकती थी। कितना दिलचस्प। मुंह चैन वापस सामने के डेस्क पर आए और कर्मचारी से पूछा, कमरा नंबर 3 में परीक्षा दे रहा अभ्यर्थी कौन है? कर्मचारी ने सूची देखी और तुरंत जवाब दिया, अभ्यर्थी का नाम टांग वुलन है। उन्हें ग्रैंड मास्टर सेन यूए ने सिफारिश की है। वह फिलहाल परीक्षा दे रहे हैं। यह कहते हुए उसने मुंह चैन को टांग वुलन का फॉर्म सौंप दिया। जब सेन यूए का नाम सुना तो मुंह चैन मुस्कुराए। हो वाह, समझ गया। सेन यूए की सिफारिश के बिना कौन परीक्षा के बीच में ही हार्मोनाइजेशन की अवस्था में जा सकता है? क्या कहा? 9 साल का? उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से कर्मचारी की ओर देखा। क्या ये कोई गलती नहीं है? ये अभ्यर्थी केवल 9 साल का है? कर्मचारी ने तुरंत पुष्टि की। जी हाँ, हमने भी पहले संदेह किया था। हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा परीक्षा देने आएगा। मुंह चैन स्तब्ध रह गए। इतनी उम्र में तो ये बच्चा केवल पहली रैंक की परीक्षा दे रहा होगा। बीप बीप। मुंह चैन ने अपनी कमर से आत्मसंचारक निकाला और कॉल उठाई। पापा, मैं तैयार हूँ, क्या आप आ रहे हैं? मैं कमरा नंबर 6 में हूँ। मैं अभी आता हूँ। हालांकि मुंह चैन के मन में अभी भी कई सवाल थे, परंतु फिलहाल उनकी बेटी अधिक महत्वपूर्ण थी। वह तेजी से कमरा नंबर 6 की ओर बढ़ गए। समय समाप्त, परीक्षक ने थोड़ी अजीब आवाज में घोषणा की। ढंढ। टांग वुलन ने अंतिम हथौड़े की चोट मारी और फिर दोनों हथौड़े वापस खींच लिए। रोशनी की एक झिलमिलाहट में उसके दोनों हथौड़े उसके हेवी सिल्वर रिंग्स में समा गए। उसका सीना हल्के हल्के ऊठ झेर रहा था। टांग वुलन की सांसें कुछ तेज थीं, चेहरा गुलाबी हो गया था और माथे पर पसीने की चमक थी, लेकिन बस इतना ही। कमरा फिर से शांत हो गया। परीक्षक का ध्यान धातु के टुकड़े पर था, जबकि सेन यूए की निगाहें टांग वुलन की आंखों पर टिक गई। सेन यूए को लगा जैसे टांग वुलन की आंखों में हैवी सिल्वर की चांदी जैसी चमक झिलमिला रही है। फोर्जिंग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन बच्चे का ध्यान अभी भी उसी गहराई में था। सेन यूए को विश्वास हुआ कि यदि ये बच्चा इसी मार्ग पर बना रहा तो एक दिन वह अद्वितीय व्यक्ति बनेगा। हेवी सिल्वर, शुद्धता 100 बार के रिफाइनेट से भी अधिक। मात्रा में 7% की कमी, शुद्धता की अवस्था 100 रिफाइंड 3 बार। परीक्षक ने सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद घोषणा की। यदि ये कार्य किसी ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ ने किया होता तो शायद ये विशेष न लगता, लेकिन ये फॉर्जिंग एक 9 साल के बच्चे द्वारा की गई थी, जिसका शरीर अभी किशोर अवस्था तक भी नहीं पहुंचा था। ये वाकई अद्भुत था। मूल्यांकन पास हुआ।
परीक्षक ने घोषणा की और सेन युए की ओर देखा। सेन युए ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मंतियांग ने जानबूझकर ऐसा किया है। परीक्षक चौंक गया। क्या ये बच्चा मंतियांग का शिष्य है? सेन युए ने सिर हिलाया। हाँ, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब पक्का कह सकता हूं कि ये बच्चा दूसरे रैंक की परीक्षा के योग्य है। परीक्षक ने कुछ पल सोचा और फिर टांग वुलन से कहा, बच्चे, धातु शुद्ध करने के अलावा क्या तुम्हें और भी कौशल आते हैं? यह सुनकर टांग वुलन अपनी गहरी एकाग्रता से बाहर आया। उसकी एकमात्र कमी ये थी कि उसने 1000 रिफाइंड टंगस्टन हथौड़ों से थोड़ी हल्की चोटें मारी थी और प्रक्रिया थोड़ी जल्दी खत्म हो गई थी। अगर थोड़ा और समय मिला होता तो वह निश्चित रूप से 1000 रिफाइंड पूरा कर लेता। मैं कुछ बुनियादी छोटे और मध्यम आकार के पुर्जे बना सकता हूँ, टांग वुलन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सेन युए के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उसने पहले भी बताया था और यहाँ तक कि मंतियांग ने भी स्वीकार किया था कि टांग वुलन खुद से फॉर्जिंग के काम कर सकता है। कृपया एक मध्यम आकार का पुर्जा बनाइए, परीक्षक ने गंभीरता से कहा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें दूसरा रैंक मिल जाएगा। दूसरे रैंक के ब्लैकस्मिथ बनने की शर्त बस यही थी कि वह मध्यम आकार का पुर्जा बना सके और दुर्लभ धातुओं को 100 रिफाइन कर सके। टांग वुलन की पिछली फॉर्जिंग शानदार थी, अब उसे केवल एक पुर्जा बनाना था। जी, टांग वुलन ने दृढ़ता से कहा और तुरंत काम शुरू कर दिया। फिर से उसके 1000 रिफाइंड टंगस्टन हथौड़े प्रकट हुए और कमरे में तालबद्ध हथौड़े की आवाज गूंजने लगी। परीक्षक कहना चाहता था कि वो सामान्य धातु से भी ये परीक्षा पास कर सकता है, परंतु सेन युए की एक नज़र ने उसे रोक दिया। वह देखना चाहते थे कि ये 9 साल का बच्चा इस कार्य में कितना सक्षम है। जैसे ही टांग वुलन ने फिर से हैवी सिल्वर पर प्रहार किया, उसके भीतर एक सुखद अनुभूति उमड़ी, मानो वह अपने पुराने साथियों से फिर मिल गया हो। हर प्रहार के साथ धातु एक मधुर गूंज उत्पन्न कर रही थी, जैसे वह उसके हथौड़ों का उत्तर दे रही हो। टांग वुलन के हथौड़े की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर चोट पिछले से अधिक शक्तिशाली होती गई। धातु धीरे धीरे एक गोलाकार मध्यम पुर्जे का आकार लेने लगी। सेन युए को ऐसा लग रहा था जैसे ये फॉर्जिंग किसी पाठ्यपुस्तक के आदर्श की तरह हो। कोई भी अनावश्यक हरकत नहीं, हर प्रहार अपने स्थान पर, हर गति सटीक। उस बच्चे की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि 18 या 19 वर्ष के 8 साल के प्रशिक्षु भी उससे बहुत पीछे रह जाते। वह केवल धातु पर लगातार हथौड़े चला रहा था, पर उसकी हर चोट में एक अद्भुत शुद्धता झलक रही थी। आमतौर पर छोटे पुर्जे मैका के जोड़ों में लगाए जाते हैं, जबकि मध्यम पुर्जे मुख्य ढांचे के भीतर लगाए जाते हैं। टांग वुलन ने एक अर्ध गोलाकार पुर्जा बनाया। ये मैका के घुटने के जोड़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह हिस्सा बार बार घिसता है, इसलिए इसे सोल गाइड एरे से जोड़ना सबसे उपयुक्त है। और हैवी सिल्वर आत्मशक्ति का एक उत्कृष्ट संवाहक था, इसलिए टांग वुलन का चयन एकदम सही था। 1 घंटे बाद टांग वुलन ने बिना किसी दोष का अर्ध गोलाकार पुर्जा बनाकर सेन युए और परीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। दोनों अवाक रह गए। गुरुजनों, क्या मैंने परीक्षा पास कर ली? टांग वुलन ने गर्व से पूछा। वास्तव में ये पहली बार था जब उसने हेवी सिल्वर से कोई पुर्जा बनाया। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने सोचा, उसकी एकमात्र गलती ये थी कि यह पुर्जा 1000 रिफाइंड नहीं था, और उसे पूरा विश्वास था कि अगर समय मिला होता तो वह ये भी कर लेता। अपनी पिछली 1000 रिफाइंड के बाद टांग वुलन को लगा कि उसकी फॉर्जिंग की समझ एक नए स्तर तक पहुंच गई है। हैवी सिल्वर को फिर से गढ़ते समय उसे लगा जैसे ये अनुभव किसी अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ हो। जब टांग वुलन फॉर्जिंग रूम से बाहर निकला, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ये खुशी दोनों मास्टर्स की सराहना से नहीं थी, और ना ही इसलिए कि वो अब दूसरा रैंक ब्लैकस्मिथ बन गया था, बल्कि वो इसलिए बेहद खुश था क्योंकि उसे हैवी सिल्वर कॉम्पोनेंट गढ़ने के बदले पूरे 10,000 फेडरेशन कॉइन मिले थे। क्या फॉर्जिंग से वाकई इतनी बड़ी रकम कमाई जा सकती है? सेन युए ने उसे बाहर निकलने से पहले बताया था कि 2 दिन बाद उसे फिर से ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में रिपोर्ट करना है, ताकि वो अपना ब्लैकस्मिथ बैज ले सके और एसोसिएशन से काम लेना शुरू कर सके। ठीक है। मांगतियान, अंततः उसकी पुराने परिचित से संपर्क हो गया। मांगतियान की आवाज पिछले बार की तरह ही ठंडी थी। तुमने ये खजाना कहाँ से ढूंढ लिया? सेन युए ने झुंझलाते हुए कहा। क्या मतलब? मांगतियान ने शांत स्वर में पूछा। किसकी बात कर रहा हूं पता नहीं? तुम्हारा 9 साल का दूसरा रैंक ब्लैकस्मिथ वाला शिष्य। उसने तो सीधे हैवी सिल्वर से कॉम्पोनेंट फोर्ज किया है। इतनी कम उम्र में अगर वो कुछ साल मेहनत से ट्रेनिंग करे तो 1000 रिफाइनमेंट्स में भी निपुण हो जाएगा। फिर तो वो ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ बनने की राह पर होगा। तुमने इस बच्चे को कैसे ट्रेन किया? कुछ क्षणों की चुप्पी रही।
अरे कुछ बोलो भी। सेन्युए उसकी खामोशी से झल्ला उठा। कुछ कहने को नहीं है, उस बच्चे में जन्मजात दिव्य शक्ति है और उसका स्वभाव मेहनती है, बस इतना ही। मांगतियान की आवाज अब भी सामान्य थी। तो क्या तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही इस बच्चे को यहाँ भेजा था? सेन्युए ने गुस्से में पूछा। हाँ, मांगतियान ने सीधी बात कही। ठीक है, बताओ क्या शर्तें हैं उस बच्चे को मुझे देने की? तुम तो ज्यादातर समय उस वीरान ग्लोरी बाउंड सिटी में रहते हो, तुम्हें अपने शिष्य को सिखाने का वक्त ही कहाँ मिलेगा? उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। फोन रख रहा हूँ। टून टून। कमबख्त। सेन्युए ने गुस्से में अपनी सोल कम्युनिकेटर लगभग गिरा ही दी। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक 20-22 साल का युवक अंदर आया। टीचर, आपने मुझे बुलाया था? तुम्हारा ब्लैकस्मिथ रैंक क्या है? कितने साल हो गए मुझे फॉलो करते हुए, अभी तक 1000 रिफाइनमेंट्स पूरा नहीं कर सके? बेचारा शिष्य तो समझ ही नहीं पाया कि अचानक गुरु का मूड इतना खराब क्यों हो गया। सेन्युए, जो सामान्यतः शांत स्वभाव के थे, आज गुस्से में फट पड़े। दूसरी ओर टैंग वुलिन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी काबिलियत का दूसरों पर कितना असर हुआ है। वो तो बस खुशी खुशी अकादमी लौट रहा था। लो ये लो। टैंग वुलिन ने 10,000 फेडरेशन कॉइन का थैला जिए की ओर बढ़ाया। जो अभी तक बिस्तर पर बैठा था, उसके गाल पर लगी चोट अभी तक नहीं उतरी थी। जिए ने ठंडी निगाहों से कहा, क्या तुम मुकाबले से भागना चाहते हो? नहीं, टैंग वुलिन ने शांत भाव से कहा। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए नहीं चुका सका। चूंकि मैंने संपत्ति का नुकसान किया था, पूरा भार तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 10,000 कॉइन लो, बाकी 10,000 मैं बाद में चुका दूंगा। मैं अपने शब्द का पक्का हूँ। कल स्कूल के बाद मुकाबले के लिए तैयार रहना, जगह तुम तय करना। इतना कहकर उसने सिक्के जिए के पास रखे और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। ऊपरी बिस्तरों से झो झांगशी और युन श्याओ ये सब देख रहे थे। झो झांगशी, जो पहले टैंग वुलिन से नाराज था, अब उसके प्रति सम्मान महसूस कर रहा था। युन श्याओ के मन में सवाल था कि आखिर टैंग वुलिन को इतने पैसे इतने कम समय में कहाँ से मिले। टैंग वुलिन ने पैर मोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। आज उसने पहली बार अपने मार्शल सोल का उपयोग लड़ाई में किया था। उसे एहसास हुआ था कि जिए बहुत ताकतवर है। अगर उसने ब्लू सिल्वर ग्रास की सोल स्किल का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद वो टिक भी ना पाता। उसे अपने मार्शल सोल की कुछ समझ भी मिली थी और अब वो पूरी तरह जानता था कि उसे अपने ब्लू सिल्वर ग्रास पर नियंत्रण और अभ्यास बढ़ाना होगा। उधर जिए बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, क्या सच में उसका मार्शल सोल सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास है? मैंने उसे कम आंका था। उसके मन में जलन और गुस्सा था। कल मैं उसे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। उसने अपने सूजे गाल को छुआ और गुस्सा फिर भड़क उठा। शाम से पहले और रात के बाद ध्यान करना जरूरी था। टैंग वुलिन के गुरु की कही एक बात उसे याद आई। धीमी उड़ान वाला पक्षी भी अगर जल्दी उठे तो दूर तक पहुंचता है। ये बात उसके दिल में बस गई थी। सुबह खिड़की से झांक रही पहली किरणों के साथ ही टैंग वुलिन उठ गया। रात भर ध्यान करने से उसकी आत्मशक्ति कुछ बहाल हो चुकी थी। अब जबकि वो रैंक 10 पर था, तो उसे शक्ति पुनर्प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता था। उसे महसूस हुआ कि अगले स्तर तक बढ़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता होगी। बिस्तर से उठते हुए उसकी नज़र अनजाने में दूसरे बंक की ओर पड़ी। जिए ध्यान में था, पर उसने भी आंखें खोल दी। दोनों की निगाहें मिली। जिए की आंखें ठंडी थीं, जबकि टैंग वुलिन का चेहरा शांत। कुछ क्षण बाद टैंग वुलिन ने नजरें हटा ली और स्नान के लिए चला गया। उसके लिए जिए बस एक अमीर घमंडी शहर का लड़का था। वो झो झांगशी जैसे सरल व्यक्ति से दोस्ती करना ज्यादा पसंद करता। स्नान के बाद अब सबसे जरूरी काम था, नाश्ता। उसे ये पता नहीं था कि कल की स्टीम्ड बन खाने की प्रतियोगिता के बाद अब पूरा अकादमी उसे राइस बकेट कहने लगा था। वो जल्दी उठ गया था, इसीलिए डाइनिंग हॉल खाली था। नाश्ता 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, पहला और दूसरा भुगतान वाला, तीसरा मुफ्त। टैंग वुलिन हमेशा की तरह तीसरी खिड़की की ओर गया। आज का नाश्ता था दूध, अंडे, सॉसेज, ब्रेड और सब्जियां। उसने खूब सारा खाना प्लेट में भरा और कोने में बैठकर खाने लगा। रसोई का शेफ उसे पहचान गया था। वो सोचता था कि यह बच्चा इतना खाना खाकर बीमार पड़ जाएगा, लेकिन अब उसने देख लिया था कि टैंग वुलिन बिल्कुल ठीक है। उसी समय जिए भी डाइनिंग हॉल में आया। वो सीधे पहली खिड़की की ओर गया, जहां उच्च श्रेणी का भोजन मिलता था, जैसे कि सोल बीस्ट से प्राप्त दूध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ। लेकिन अगर कोई उनकी प्लेटों की तुलना करता तो पाता कि टैंग वुलिन की थाली में जिए से 10 गुना ज्यादा खाना था। दोनों दूर दूर बैठे थे, पर जिए बार बार उसकी ओर देखता रहा, जबकि टैंग वुलिन पूरे ध्यान से अपना नाश्ता खत्म कर रहा था। धीरे धीरे छात्र आने लगे और फिर वही फुसफुसाहटें शुरू हो गई। सभी राइस बकेट की चर्चा कर रहे थे। सूरज ऊंचा चढ़ाया और अकादमी का उद्घाटन समारोह शुरू हुआ।